नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि 90 के दशक के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कैसे बदल गई? आज हम उन्हीं खास पलों और आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी को ये शक्ल दी है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एग्जाम्स में पूछे गए सवालों का सहारा लेंगे। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे 1991 के उन बड़े सुधारों से, फिर देखेंगे कि कौन से संस्थान इस ग्रोथ को पावर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोगों तक पहुंचने वाले फाइनेंस यानी माइक्रो फाइनेंस की बात करेंगे, रोजगार की चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में कुछ जरूरी इकोनॉमिक टर्म्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1990 का दशक और भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा था। इसके बाद जो हुआ उसने देश की आर्थिक किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सवाल ये है कि वो कौन सी एक घटना थी जिसने भारत की मॉडर्न इकोनॉमी को एक नई परिभाषा दी? वो क्या था जिसने सब कुछ पलट दिया? इसका जवाब हमें मिलता है जुलाई 1991 में लिए गए कुछ बहुत ही बड़े और साहसी फैसलों में। इन सुधारों को हम अक्सर एक छोटे से नाम से जानते हैं, एलपीजी। नहीं, ये गैस सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है। यहां इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में कहें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब ये सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं ना, पर इनका मतलब बहुत सीधा है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। लिबरलाइजेशन या उदारीकरण का मतलब था कि सरकार ने बिजनेस पर लगे कई सारे कड़े नियम कानूनों में ढील दे दी, मतलब काम करने की आज़ादी दी। और प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण का सीधा मतलब था कि सरकार ने अपनी कुछ कंपनियों का मालिकाना हक और मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया। एक तरह से कंट्रोल कम किया और दूसरे में ओनरशिप ही बदल दी। और फिर आया तीसरा स्तंभ, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। इसने भारत की अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। इसका एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि हमारे देश के प्रोड्यूसर्स को अब दुनिया भर की कंपनियों से मुकाबला करना था। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब देखिए, इतने बड़े आर्थिक बदलावों को जमीन पर उतारने और चलाने के लिए मजबूत इंस्टीट्यूशंस की जरूरत तो पड़ती ही है। तो चलिए अब उन ताकतवर संस्थानों के बारे में जानते हैं जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन बने। इनमें कुछ नाम बहुत अहम हैं, जैसे नाबार्ड जो खेती और गांवों के विकास के लिए काम करता है, सिडबी जो छोटे उद्योगों को सपोर्ट करता है, फिर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो ये पक्का करता है कि बाजार में कोई अपनी मनमानी न करे, सबको बराबर मौका मिले, और फिक्की जो भारत की सबसे पुरानी बिजनेस एसोसिएशन में से एक है। ये सब मिलकर हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो उसे सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे भूल सकते हैं? जरा इस आंकड़े को देखिए। भारतीय रेलवे का नेटवर्क ही 69,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। यह दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है, जो दिखाता है कि इस विशाल देश को जोड़ने के लिए किस स्केल पर काम होता है। अच्छा, बड़ी बड़ी नीतियां और आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का असली मतलब तो लोगों से होता है। तो अब जरा जमीनी स्तर पर चलते हैं और देखते हैं कि पैसा उन लोगों तक कैसे पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक बड़ा सवाल हमेशा से रहा है कि जिन लोगों की पहुंच बड़े बड़े बैंकों तक नहीं है, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे मिले? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली आंदोलन में छुपा है, जिसे हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी एमएफआईज आखिर करते क्या हैं? ये कम आमदनी वाले लोगों को, खासकर गांवों में, छोटी छोटी फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, जैसे छोटा मोटा लोन, बचत करने में मदद या फिर बीमा। लेकिन इनके सामने एक बड़ी चुनौती डोनर फंडिंग पर इनकी निर्भरता है। असल में ये सिर्फ पैसा नहीं देते, ये लोगों को एक मौका देते हैं। और इस पूरे माइक्रो फाइनेंस आंदोलन को ताकत कहां से मिलती है? नाबार्ड और सिडबी जैसे बड़े संस्थानों से। नाबार्ड का शुरू किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम तो आज दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट बन चुका है। ये संस्थान ही इन एमएफआई को जरूरी फंड और सपोर्ट देते हैं। और इसका असर सोचिए कितना बड़ा होता है। जब किसी गरीब को छोटा सा लोन मिलता है तो वो अपना काम शुरू कर पाता है, उसकी आमदनी बढ़ती है, रोजगार के मौके बनते हैं। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी हर किसी को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना।
अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या उस रफ्तार से नौकरियां भी पैदा हो रही हैं? चलिए अब भारत के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक की बात करते हैं, रोजगार। बेरोजगारी भी कई तरह की होती हैं। एक है प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक खेत पर काम करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन उस पर परिवार के 5 लोग लगे हुए हैं। तो जो 3 लोग फालतू हैं वो असल में प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। वो काम करते हुए तो दिख रहे हैं, पर उनके होने या ना होने से पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आती है घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो सिचुएशन है जब लोग एक बेहतर नौकरी की तलाश में अपनी पुरानी नौकरी खुद छोड़ देते हैं। इस दौरान वो कुछ समय के लिए बेरोजगार रहते हैं। मजे की बात यह है कि इसे एक अच्छी और डायनेमिक इकोनॉमी का संकेत माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि लोग बेहतर मौकों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाते हैं। पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट आई है, जो 2023-24 में 3.2% पर आ गई। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन असली चुनौती सिर्फ नौकरियां पैदा करना नहीं, बल्कि अच्छी क्वालिटी की नौकरियां पैदा करना है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसकी भाषा, उसके खास शब्दों को समझना जरूरी होता है। तो आइए इकोनॉमी से जुड़े कुछ ऐसे ही शब्दों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। जैसे कि डिस्पोजेबल इनकम, यानी वो आमदनी जो सारे टैक्स चुकाने के बाद हमारे हाथ में खर्च करने के लिए बचती है। लीगल टेंडर, यानी वो पैसा, जैसे हमारे नोट, जिसे कोई भी लेने से कानूनी तौर पर मना नहीं कर सकता। पब्लिक गुड्स, यानी वो चीज़ें जो सरकार सबको देती है, जैसे सड़कें या नेशनल डिफेंस। और फिलिप्स कर्व, जो महंगाई और बेरोजगारी के बीच के उल्टे रिश्ते को दिखाता है। इन सबको जानना जरूरी है। तो हमने कहां से शुरू किया था? 1991 के उन बड़े सुधारों से, और हम पहुंचे जमीनी स्तर पर काम कर रहे माइक्रो फाइनेंस तक। ये पूरा सफर एक ही बात साफ करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक गहरे और लगातार चलने वाले बदलाव की कहानी है। और जैसे जैसे भारत दुनिया की इकोनॉमी के साथ और भी गहराई से जुड़ रहा है, एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है कि आने वाले दशक में इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, या फिर सबसे बड़ा अवसर। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए,